जय हिंद। नाइन्थ क्लास हिस्ट्री का पहला टॉपिक चल रहा है, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। आज हम इसमें पढ़ते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। पॉलिटिकल सिंबल्स को रीड करते हैं। पहला हमारा पॉलिटिकल सिंबल है द ब्रोकन चेन। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियाँ एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। स्टूडेंट्स, 18वीं शताब्दी में जब लोग बाग पढ़े लिखे नहीं थे तो उस समय लिखित में प्रचार करने की बजाय प्रचार करते थे छपी हुई सामग्रियों का, चित्रों का प्रयोग किया करते थे। जैसे कि सबसे पहला चित्र आपको दिया हुआ है द ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन चेन वर यूज टू फिटर स्लेव्स। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। फिटर दास, दासों को फिटर स्लेव्स, दासों को बांधने। टू फिटर स्लेव्स, दासों को बांधने के लिए। स्लेव्स मीन्स दास, दासों को बांधने के लिए चेन का प्रयोग होता था। सिंबल यूज किया जाता था ए ब्रोकन चेन। ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। टूटी हुई चेन का मतलब था आज़ादी, यानी कि टूटी हुई चेन का मतलब था कि बंधे हुए व्यक्ति को आज़ाद कराना, मुक्त कराना। स्टूडेंट, नंबर 2 चलते हैं। द बंडल ऑफ रोड्स और फेसिस। छड़ों का, रोड्स का बंडल या गट्ठर। रोड्स का बंडल या गट्ठर। रोड्स का बंडल या गट्ठर, ठीक है। बंडल ऑफ रोड्स और फेसिस, ठीक है। भालेदार, भालेदार रोड्स का गट्ठर या बंडल। वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन। ऐसा माना जाता था कि एक रोड को, एक छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एन एंटायर बंडल, लेकिन पूरे बंडल को नहीं। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, और ये बताया जाता था इसके जरिए कि एकता में ही बल है। इसके जरिए समझाया जाता था कि एकता में ही बल है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये त्रिभुजाकार आंख देख रहे हैं आप। त्रिभुज के अंदर द आई विद इन अ ट्रायंगुलर रेडिएटिंग लाइट, एक चमकती हुई आंख। त्रिभुज के अंदर रोशनी से चमकती हुई आंख। रेडिएटिंग मीन्स चमकती हुई। त्रिभुज के अंदर चमकती हुई आंख। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। सब कुछ देखने वाली, द ऑल सीइंग आई, सब कुछ देखने वाली आंख प्रतीक है सूर्य की किरणें। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ये चमकती हुई आंख सूर्य के प्रकाश को प्रदर्शित करती है, जो कि सभी को देखती है और अंधेरे को दूर करती है। इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस, अज्ञानता को दूर करती है। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये छड़ी नुमा स्कैप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्कैप्चर यानी कि एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, राजा के द्वारा दंड देने का एक हथियार, यानी कि राज दंड, इसको आप समझ सकते हैं, राजदंड। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जो कि रॉयल पावर का एक सिंबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्नेक biting its tail to form a ring. Snake biting its tail,
कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खाते हुए एक रिंग बना रहा है। आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार कि अपनी टेल को, अपनी पूंछ को मुंह में देता हुआ एक सांप रिंग की आकृति ले रहा है, सिंबल ऑफ एटर्निटी। सिंबल ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी बोलते हैं स्टूडेंट्स सनातन, सनातन, सनातनता, एटर्निटी, सनातनता। 9th क्लास, सिंबल ऑफ एटर्निटी सनातनता। ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। ये सांप जो कि अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए है और एक रिंग की आकृति बना रहा है, इसका मतलब है कि सनातन धर्म कभी भी ख़त्म नहीं होता। यानी कि एक रिंग का ना तो एंड होता है और ना ही बिगिनिंग, यानी कि सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और आकृतियां हैं, 1 2 3 4 आकृति ये हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास एक कैप दिखाई दे रही है, फ्राइजियन कैप, रेड फ्राइजन कैप, रेड फ्राइजन कैप, कैप worn by a slave upon becoming free। जब कोई स्लेव फ्री होता था तो वह फ्री होने के बाद इस कैप को पहनता था, यानी कि यह कैप आज़ादी का एक प्रतीक था। दासों द्वारा आज़ाद होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, रेड फ्राइजन कैप। ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड, नीला सफ़ेद लाल, नीला सफ़ेद लाल। द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे, ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। द विंग्ड वुमेन, द विंग्ड वुमेन, विंग्ड पंखों वाली वुमेन, विंग्ड वुमेन पंखों वाली महिला। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं मानवीय, मानवीय, पर्सोनिफिकेशन मानवीय ऑफ द लॉ, कानून का मानवीय रूप, मानवीय रूप, मानवीय रूप ऑफ द लॉ, कानून का मानवीय रूप। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं द लॉ टैबलेट, द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। इसका मतलब था कि सभी के लिए कानून एक है और सब कानून की नज़र में बराबर है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सभी इसके लिए एक समान है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स 18वीं शताब्दी में इस्तेमाल किए जाते थे। ये सिंबल्स तब इस्तेमाल किए जाते थे जिस समय लोग बाग निरक्षर थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उनको आकृतियों के द्वारा, इन सिंबल्स, इन पॉलिटिकल सिंबल्स के द्वारा उनको समझाया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 3 है फ्रांस एबोलिश मोनार्च। फ्रांस में राजतंत्र का अंत, एबोलिश समाप्ति, एबोलिश समाप्ति या अंत, समाप्ति या अंत। फ्रांस में मोनार्च, मोनार्च मीन्स राजतंत्र, फ्रांस में राजतंत्र का अंत और बिकम्स अ रिपब्लिक, और गणतंत्र की
स्थापना। बिकम्स अ रिपब्लिक, गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। देख सकते हैं आप। द सिचुएशन इन फ्रांस continued to be tense during the following years. कुछ सालों तक फ्रांस की सिचुएशन तनावपूर्ण रही। Although Louis XVI had signed the constitution, यद्यपि लुईस 16 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सालों तक फ्रांस की स्थिति टेंशन पूर्ण बनी रही। तनाव, टेंस, तनावपूर्ण। फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया। परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। उसने, यद्यपि लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन पर्सा के राजा के साथ उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। नेगोशिएशन, सीक्रेट नेगोशिएशन, गुप्त वार्ता चल रही थी। रूलर्स ऑफ अदर नाइबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। फ्रांस में जो हुआ उससे दूसरे देशों के राजा भी टेंस थे, वरीड थे, चिंतित थे। नाइबरिंग कंट्रीज, वरीड था, चिंतित था। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। इन शासकों ने 1789 की समर, गर्मी खत्म होने के बाद अपने ट्रूप्स, अपनी सेना को भेजने का, ट्रूप्स, नंबर 1 ट्रूप्स मीन्स सेना या दल, अपना दल भेजने का निर्णय किया, अपनी सेना भेजने का निर्णय किया, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इन शासकों ने अपनी सेनाओं को भेजने का निर्णय लिया। लेकिन बट बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1790 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, जब तक यह योजना काम करती अन्य शासकों की, 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविनेंस टू जॉइन द आर्मी। हजारों की संख्या में स्वयंसेवी सेना ने सेना में भर्ती की, सेना में भर्ती हुए। दे सा दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स। उन्होंने इसको राजा के खिलाफ युद्ध के रूप में लिया। दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल, यह लोगों का युद्ध है राजा के खिलाफ। एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, और यूरोप में सभी जगह जहाँ जहाँ निरंकुश राजतंत्र फैला हुआ है उनके खिलाफ, कुलीन वर्गों के खिलाफ और एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ यह एक वॉर है। इसलिए लोगों का यह एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ एक वॉर है, ऐसा सोचकर सभी लोग इसमें आ गए। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget D. Isle. जंग के उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, देशभक्ति के जो गाने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइज द्वारा रचित मार्सिल भी था।
रोजर दिलाइज ने जो सॉन्ग गाया था मर्सलीज, वो गाते हुए ये लोग आगे बढ़ गए। इट वॉज संग for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name। पहली बार मार्सलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए इस गीत को गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। यानी कि पहली बार जब पेरिस की ओर कूच करते हुए सेना ने यह गीत गाया था, तो इसलिए इसका नाम मार्सिलेज गीत पड़ गया। द मार्सिलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। लेकिन मार्सिलेज अब मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फ्रांस का नेशनल एंथम मार्सिलेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी भरकम कठिनाई, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जबकि पुरुषों को मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। पुरुषों के युद्ध में चले जाने के बाद रोजी रोटी की जिम्मेदारी, अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी आ पड़ी कि वह घर परिवार को संभाले। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोगों को ये लगता था कि इस रिवॉल्यूशन को और आगे लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे केवल पॉलिटिकल राइट्स रिचर सेक्शन को ही मिले हुए थे, रिचर सेक्शन को ही प्राप्त थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम अ इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विज्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। लोग बाग क्लबों में इकट्ठे होकर हुजूम लगाकर पॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा किया करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। इस तरह का एक क्लब जो उस समय का फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। इन सब में सबसे सफल रहा। विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अभी इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओवन क्लब्स। महिलाएं जो कि इस समय पर एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड बना लिए। चैप्टर सेक्शन 4 खंड 4 में विल बी टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। इसके अध्याय 4 में आपको बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की मांग उठानी शुरू की। ठीक है स्टूडेंट्स। The members of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society. Jacobin Club के अधिकतर members असमृद्ध थे, वे गरीब लोग थे। They include small shopkeepers, इसमें छोटे दुकानदार, artisans such as shoemakers, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री कोक्स, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, घड़ी रिपेयर करने वाले, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर थे। यानी कि जैकोबिन क्लब्स के ज़्यादातर मेंबर अमीर नहीं थे। ये कोई खाना बनाने वाला, कोई जूते ठीक करने वाला, कोई दुकानदार, कोई पैडलर्स, कोई सर्वेंट, कोई दिहाड़ी मजदूर वाला व्यक्ति थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबर्सपियरे, लेकिन इनके जो नेता थे मैक्सिमिलियन रोबस्पियरे था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने, A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers.
ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहने जाते थे, खास तौर के कपड़े पहनने शुरू किए जो जॉब वर्कर के द्वारा पहने जाते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये अपने आप को समाज के फैशनेबल व्यक्तियों से अलग थलग रखते थे, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस। ठीक है, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलोनों से खुद को अलग करने के लिए इन्होंने ऐसे किया, यानी कि घुटनों से नीचे वाले नोबल से इन्होंने अपने आप को अलग किया। एक कीवर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9th क्लास। ओके, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।